हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पर डाइजेशन की। टॉपिक हमारा चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन की प्रोसेस को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के सिक्रीशन के बारे में। उससे पहले जो प्रीवियस टॉपिक हमारे आते हैं उसको हम एक बार देख लेंगे और रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने माउथ में यहाँ पे डाइजेशन को देखा है। हमने माउथ में जो चीजें ध्यान रखनी है वो ध्यान से देखिए। माउथ में जो डाइजेशन हुआ है वो कार्बोहाइड्रेट का हुआ है, जिसमें स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट हुआ है। 30% स्टार्च जो है वो यहाँ पे माल्टोज में कन्वर्ट होगा। रेस्ट जो 70% है उसका डाइजेशन आगे होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे जो पीएच है वो 6.8 है। 6.8 का मतलब कि नियर 7, यानी कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं न्यूट्रल है यहाँ पर पीएच। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं स्टमक में। और स्टमक में कुछ चीजें हमें समझनी है, जैसे कि स्टमक का जो पीएच है अब वो एसिडिक हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। 1.8 यहाँ पे पीएच होता है, ठीक है। जिसमें हमने यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जो सेल्स है उनके सिक्रीशन और उनके फंक्शंस के बारे में हमने बात की है। ध्यान ये रखना है कि म्यूकस नेक सेल म्यूकस रिलीज करेगी। ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल क्या करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर को यहाँ पर रिलीज करेंगे। चीफ सेल या पैप्टिक सेल क्या करेंगे? यहाँ पे आपने कहा ये पैप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज और रेनिन को यहाँ पे रिलीज करते हैं। ये इनके फंक्शंस के बारे में हमने बात कर ली है। साथ ही साथ हमने कहा था जो यहाँ पर गैस्ट्रिक लाइपेज है, गैस्ट्रिक लाइपेज करेगा लिपिड का डाइजेशन, लेकिन तब जब पीएच जो है वो बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होगा। बहुत कम अमाउंट में यहाँ पर लिपिड का डाइजेशन होता है। आपने कहा जो ट्राइग्लिसराइड है वो यहाँ पे डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट होगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में यहाँ पे डाइजेशन होता है लिपिड का। साथ ही साथ हमने ये भी बात की है कि जो रेनिन है वो बच्चों में पाया जाता है। जो अडल्ट होते हैं उनमें केसिन नामक जो प्रोटीन है जो दूध में पाई जाती है, उसका डाइजेशन रेनिन और पैप्सिन के अलावा दूसरे जो एंजाइम्स है वो करते हैं। अब हम सीधे आएंगे पैनक्रियाज पे। ये आपके प्रीवियस टॉपिक हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। हम सीधे आएंगे पैनक्रियाज पे, ठीक है। ये आता है हमारा पैनक्रियाज। और हमने कहा पैनक्रियाज जो है यहाँ पर वो कैसी ग्लैंड है? ये हमारी आती है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब है कि इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है। एक्सोक्राइन पार्ट जो कि अपनी सिक्रीशन को डक्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, और एंडोक्राइन सिक्रीशन जो कि अपनी सिक्रीशन को ब्लड में ऐड करते हैं और ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन सिक्रीशन के बारे में। इनको हम कहते हैं एसिनाई। एसिनाई के थ्रू यहाँ पर क्या होता है? एसिनाई के थ्रू ही यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। ये सिक्रीशन यहाँ पर इस प्रकार से, ये क्या करेंगे? एंजाइम्स प्लस HCO3 प्लस H2O को यहाँ पे रिलीज करेंगे। हमने कहा HCO3 का काम क्या है? यहाँ पे जो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना। एंजाइम्स यहाँ पर क्या करेंगे? डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अब एंजाइम्स के बारे में हमने बात की थी। हमने कहा पैनक्रियाज से रिलीज होने वाले जो एंजाइम्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास आते हैं पैनक्रियाटिक प्रोटीएज, ठीक है। क्या है? एक्सोक्राइन सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज एंड न्यूक्लिएजेस हैं, जो दो टाइप के होते हैं, डीएनएज एंड आरएनए, ठीक है। हमारा टॉपिक जो चल रहा है, हम बात कर रहे हैं पैनक्रियाटिक प्रोटीएज के बारे में। प्रोटीएज जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। हमने कहा प्रोटीएज दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंडोप्रोटीएज, ठीक है, एक होता है एंडोप्रोटीएज और एक होता है एक्सोप्रोटीएज। चलो, एंडोप्रोटीएज के एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास आया है ट्रिप्सिनोजन, कीमो ट्रिप्सिनोजन एंड प्रोइलास्टेज, ठीक है। ये हमारे क्या हैं? एंडोप्रोटीएज के एग्जाम्पल है। एक्सोप्रोटीएज के एग्जाम्पल आते हैं प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये हमारा एक्सोप्रोटीएज है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो एंडोप्रोटीएज है वो अमाइनो एसिड की चेन को बीच से तोड़ेगा, जो एक्सोप्रोटीएज है वो बाहर से तोड़ेगा। जैसे कि हमने कहा अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे तो एक तरफ हमारा NH2 ग्रुप है, एक तरफ हमारा ऑक्जेलिक ग्रुप होता है। तो जो प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज है यहाँ पर वो क्या करेगा? ऑक्जेलिक जो
ग्रुप है उसे वहां पे क्या करेगा, रिमूव करेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो अब यहाँ पर बात करते हैं ये वर्क कैसे करते हैं, ये काम कैसे करते हैं। नई बात क्लियर है? हमने कहा यहाँ पर एक और जो सिक्रीशन है वो आता है, दैट इज एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज को आपको, ठीक है, ये तो तीनों किसके सिक्रीशन है, एंडोप्रोटीज के सिक्रीशन है। सबसे पहले आप इन सिक्रीशन को ध्यान में रखिए। फिर एक और सिक्रीशन हमारे पास आता है, दैट इज एंटेरोकाइनेज। ठीक है, एंटेरोकाइनेज का काम क्या होगा, ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव करना। ठीक है, किसको, ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव करना। तो पहले आप ये जो चेन है उसे नोट कर लेंगे, उसके बाद हम एंटेरोकाइनेज का फंक्शन यहाँ पर देखेंगे, और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि एंटेरोकाइनेज जो है वो कहाँ से रिलीज हुआ है। देखो ध्यान से देखनी है ये सारी चीजें, ये आपके हायर क्लासेस में भी काम आएंगी। आप कोई मेडिकल एग्जाम अगर देते हैं तो ये वहां पर भी आपके काम आएगा। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, वापस आते हैं और वापस में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर वापस में हम बात कर रहे हैं, ये हमारा स्टमक है। ठीक है, ये हमारा स्टमक है और यहाँ से शुरू हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ से जो एसिनाई थे वहां से जो एंजाइम सिक्रेट हुए हैं, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रोटीएज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें कीमोट्रिप्सिन हो गया है। ठीक है, जिसमें हमने कहा यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन हो गया है, काइमोट्रिप्सिनोजन हो गया है, और हमने कहा बाकी जो एंजाइम्स है वो यहाँ सिक्रेट होकर के हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए हैं। कौन कौन आए हैं, हमने कहा ट्रिप्सिनोजन हो गया है, काइमोट्रिप्सिनोजन हो गया है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो गया है, और प्रो इलास्टेज है। ये हमारे पास 4 एंजाइम्स आते हैं, किसके लिए, प्रोटीन डाइजेशन के लिए, जिन्हें हम प्रोटीएज कह रहे हैं। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेल्स होती हैं उनमें एक एंजाइम रिलीज होता है, दैट इज नोन एज एंटेरोकाइनेज। इसका नाम होगा यहाँ पे एंटेरोकाइनेज। ठीक है, यहाँ पर एंटेरोकाइनेज रिलीज होगा, एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज क्या करेगा, ये एक्ट करेगा ट्रिप्सिनोजन पे। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन पे एक्ट करेगा और उन्हें ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि आपको कुछ ये जो प्रोसीजर है थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है, जब हमने स्टमक के बारे में बात की थी जिसमें पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया जा रहा था, बस वहां पर भी, यहाँ पे भी यही होता है। वहां हम पेप्सिनोजन की बात कर रहे थे, यहाँ हम ट्रिप्सिनोजन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आता है एंटेरोकाइनेज। ठीक है, यहाँ पर आएगा एंटेरोकाइनेज, और एंटेरोकाइनेज क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा कौन, आपका एंटेरोकाइनेज। बेसिकली हमने कहा जो ट्रिप्सिनोजन है वो इनएक्टिव फॉर्म है, और ये क्या करता है, जब ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा तो ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म होगी, तो ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव फॉर्म, और ये आती है एक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है पेप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन में। पेप्सिनोजन जो है वो स्टमक में रिलीज होता है, ठीक है, और ट्रिप्सिनोजन जो है वो कहाँ रिलीज होगा, होगा तो पैनक्रियास से रिलीज, लेकिन कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो कंफ्यूज नहीं करना है ट्रिप्सिनोजन में और पेप्सिनोजन में। ठीक है, आप कोई भी यहाँ पे न्यूमोनिक बना सकते हैं, कोई चीज को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं कि जो पेप्सिनोजन है वो स्टमक में रिलीज हो रहा है हमारा, और जो ट्रिप्सिनोजन है वो हमारे जो पैनक्रियाज है वहां से रिलीज हो रहा है।
अब जब ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है तो ट्रिप्सिन का काम है कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रो इलास्टेज और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज को एक्टिव करना। तो अब हम लिखेंगे कि ये जब एक्टिव होते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, पहले ये चीज आप नोट कर लेंगे कि आगे चल करके हम नोट करेंगे। पहले इतनी चीजें आप नोट कर लेंगे कि ट्रिप्सिनोजन जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंटेरोकाइनेज। और जिसमें हमने क्या बोला है, हमने बात की है ट्रिप्सिनोजन की। ट्रिप्सिनोजन जो है वो कन्वर्ट हुआ है ट्रिप्सिन में। ठीक है, किसकी वजह से, यहाँ पर एंटेरोकाइनेज की वजह से। ठीक है, और ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, बाकी के जो प्रोटीएजेस हैं, जैसे कि आपने कहा ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन, इसको ये यहाँ पे कन्वर्ट करेगा केमोट्रिप्सिन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को क्या करेगा, ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट है प्रो इलास्टेज को इलास्टेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब ये सारे जो कन्वर्जन हुए हैं ये किसकी हेल्प से हुए हैं, ट्रिप्सिन की हेल्प से हुए हैं। तो बस इसमें ट्रिप्सिन, ये भी हुआ है ट्रिप्सिन की हेल्प से, ये भी हुआ है ट्रिप्सिन की हेल्प से, और ये भी हुआ है ट्रिप्सिन की हेल्प से। क्लियर है इतनी बात, सारे एक्टिव हो गए हैं। अब जब सारे एक्टिव हो गए हैं तो अब यहाँ पर क्या होगा, डाइजेशन होगा किसका, प्रोटीन का। चलो, अब हमें ये देखना है कि जब स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था तो प्रोटीन यहाँ पे किस में कन्वर्ट हुआ था, अगर हम यहाँ पे स्टमक में देखें पेप्टॉन्स में कन्वर्ट हुआ था। जो प्रोटीन है वो पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हुआ था। अब हमने कहा ये जो पेप्टॉन्स हैं और ये जो पेप्टाइड्स हैं ये सारे एक्ट करेंगे प्रोटीन पे। जब ये सारे एक्ट करेंगे प्रोटीन पे तो जो प्रोटीन हमारी है, जो ये पेप्टोन्स जो हमारे पास आए हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, डाइपेप्टाइड्स और अमाइनो पेप्टाइड्स में। ये ध्यान रखना है कि कन्वर्जन क्या हो रहा है। हमने कहा कि प्रोटीन से क्या बने थे, पेप्टोन्स बने थे। ठीक है, और पेप्टोन से क्या बने, यहाँ पे डाइपेप्टाइड और अमाइनो पेप्टाइड बने हैं। ठीक है, क्या बने हैं, डाइपेप्टाइड्स बने हैं और अमाइनो पेप्टाइड्स यहाँ पे बने हैं। ठीक है, अभी भी आपने कहा जब प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होता है तो हमारे पास अमाइनो एसिड्स आएंगे, जब कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन होगा तो हमारे पास ग्लूकोज आएगा। अभी भी यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है प्रोटीन का। ठीक है, ये सब एक्ट करेंगे, जब ट्रिप्सिन एक्ट करेगा, जब कीमोट्रिप्सिन एक्ट करेगा, जब कार्बोक्सी पेप्टाइडेज यहाँ पे एक्ट करेगा या इलास्टेज यहाँ पे एक्ट करेगा, तब जाकर के जो पेप्टोन्स है वो किस में होंगे, डाइपेप्टाइड्स और अमाइनो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होंगे। अभी अब कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। दूसरी चीज हमने जो बोली थी केसिन का डाइजेशन, यहाँ पे आपने कहा जो बच्चे होते हैं उनमें केसिन नामक जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो स्टमक में हो जाता है, जिसका डाइजेशन पहले रेनिन करेगा जो केसिन को पैराकेसिन में कन्वर्ट करेगा। पैराकेसिन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कौन करता है, यहाँ पे आपने कहा वहां पर हमने किसकी बात की थी, किसकी बात की थी, ट्रिप्सिन की या पेप्सिन की, पेप्सिन की बात हमने की थी तो वहाँ पे पेप्सिन काम करेगा। अब हम बात करते हैं अडल्ट में, तो अडल्ट में यहाँ पे रेनिन रिलीज नहीं होता है, वहां पर काम करते हैं ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन क्या करते हैं, केसिन को पैराकेसिन और पैराकेसिन को आपने कहा पेप्टोन्स और डाइपेप्टाइड्स और अमाइनो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट यहाँ पर करते हैं। ठीक है, यहाँ ये बात क्लियर हो गई है।
एक चीज तो ये है, हमने कहा अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन हमने तो कहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, हाँ हो जाता है, लेकिन ये तो आपके पैनक्रियाटिक सिक्रीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन के सिक्रीशन के बारे में बात करेंगे, वहां पर आपका फाइनली डाईपेप्टाइड्स और अमाइनो पेप्टाइड्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अभी क्या होगा, अभी जो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन है वो अभी बाकी है। तो चलो, ये तो बात हो गई है किसके बारे में, पैनक्रियाटिक प्रोटीएज के बारे में। अब आते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज के बारे में। तो सेम चीजें क्या होती हैं, पैनक्रियाटिक एमाइलेज में क्या होता है, दूसरा पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करेगा, जो स्टार्च है, ठीक है, जो स्टार्च है यहाँ पर, स्टार्च को क्या करता है, ये किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज में। अब ये स्टार्च कितनी है, 70% स्टार्च है। ध्यान है, जब हमने बोला था, जब हमने बात की थी कि जो हमारा माउथ है, हमारा मुंह है, उसमें जो सलाइवा है वो 30% स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, रेस्ट जो 70% स्टार्च है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो गई है। अगेन अभी इसका जो डाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जब कंप्लीट डाइजेशन होगा तब क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, अभी माल्टोज बना है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज की बात हो गई है। अब आते हैं यहाँ पे पैनक्रियाटिक लाइपेज के बारे में। ठीक है, पैनक्रियाटिक लाइपेज के बारे में। पैनक्रियाटिक लाइपेज जो यहाँ पर डाइजेशन करते हैं, उसमें क्या बनते हैं, ट्राइग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड। ठीक है, और डाइग्लिसराइड बनते हैं और मोनोग्लिसराइड बनते हैं। डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस जो आपके आते हैं वो, ठीक है, फोर्थ फोर्थ आते हैं न्यूक्लियस के बारे में, जिसमें आपके डीएनए या आरएनए का जब ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। इतनी चीजों को समझिए थोड़ा सा और बताइए क्या डाइजेशन कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ। तो अगर आपने ध्यान दिया तो हर किसी का यहाँ पे पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, हमने कहा चाहे हम बात करें यहाँ पे प्रोटीन, तो प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हुआ है, और चाहे हम बात करें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट या लिपिड की, या हमने कहा न्यूक्लिक एसिड की, तो ये इनका भी पार्शियल डाइजेशन हुआ है। ठीक है, अब ठीक है, प्रोटीन तो हमने कहा अमाइनो एसिड्स हमारे पास आएंगे, कार्बोहाइड्रेट में हमने कहा ग्लूकोज आएगा। ठीक है, लिपिड में हमने कहा फैटी एसिड हमारे पास यहाँ पर आते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है यहाँ पर बने हैं, जब हमने जो न्यूक्लिक एसिड है उनको तोड़ा गया है, और जब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड का फर्दर ब्रेकडाउन जब होगा, जब यहाँ पे इंटेस्टाइनल सिक्रीशन आएंगे। ये तो आपके पैनक्रियाटिक सिक्रीशन आए थे, जब इंटेस्टाइनल सिक्रीशन आएंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स किस में कन्वर्ट होंगे। तो हमें ध्यान देना है यहाँ पर, जब हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करते हैं, जब आप जाएंगे क्लास 12 में, तब आपके पास एक चैप्टर आएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और वहाँ पर हम बात करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो हमने कहा डीएनए जो है वो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर की क्या बात है, न्यूक्लियोटाइड जब बहुत बार रिपीट होकर के एक पूरी चेन बनी होगी, ठीक है, तो उसी टाइप के जो हमारे पास दो चेन आते हैं या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं डीएनए का, तो उसको हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। या अगर हम कहें कि डीएनए का मोनोमर क्या है, तो आपने कहा न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए के मोनोमर से मतलब है कि डीएनए की यूनिट क्या है, वो कौन सी सबसे छोटी यूनिट है जिससे मिलकर के डीएनए बना है, हमने कहा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड भी किन्हीं चीजों से मिलकर के बना होगा, तीन चीजें हैं यहाँ पर हम पढ़ते हैं, पेंटोज शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, और नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो जिनसे मिलकर के आपका न्यूक्लियोटाइड बनता है। कैसे है, अगर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हम देखें,
ये हमारी आती है पेंटोस शुगर। ठीक है, पेंटोस शुगर के यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और 5 बाहर होता है, और यहाँ पर होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड, जिसमें ये पेंटोस शुगर आपके पास आ गई है, ये नाइट्रोजनस बेस आपके पास आ गए हैं। ठीक है, और ये फॉस्फेट ग्रुप आपके पास आ गया है। तो 3 चीजों से मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। ऐसे ही एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हुए चले जाते हैं और एक पूरे डीएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेते हैं। तो हमें इतना तो समझ में आ गया है कि अब हुआ है यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन। ठीक है, अब लिवर के सिक्रीशन की बात हो गई है, पेनक्रियास के सिक्रीशन की बात यहाँ पर हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जीजीआईसी भागलपुर में ये आप ही का सिलेबस चल रहा है, तो ध्यान से पढ़िए। ठीक है, जो भी आपको दिखाया जा रहा है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया पार्शियल डाइजेशन। अब हमें बात करनी है इंटेस्टाइनल सिक्रीशन के बारे में, यानी कि जो हमारी आंत से जो चीजें श्रावित हो रही हैं, जो एंजाइम श्रावित हो रहे हैं, उनके बारे में बात करनी है। इसी के साथ एक और चीज हमें देखनी है, जो कि थोड़ा सा पीछे आएंगे। एंडोकाइन सिक्रीशन के बारे में अगर हम बात करें, ये आपके हैं आइसलेट ऑफ लैंगहॉर्न। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगहॉर्न कहते हैं। और यहाँ पर ये क्या होता है, एंडोक्राइन पार्ट्स होते हैं। अगर इनको हम इनको बड़ा करें तो कुछ इस प्रकार के हमारे पास आती हैं। ये अल्फा और बीटा पार्टिकल्स यहाँ पर होते हैं, अल्फा और बीटा सेल्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, इनसे कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो होमवर्क में ये है आपके लिए, क्योंकि हमने काफी बार चीजें डिस्कस की हैं। जब हमने पोर्टल सिस्टम पढ़ा था, पोर्टल सिस्टम में हमने बात की थी कि जो हार्मोन रिलीज होते हैं पैनक्रियाज से, वो कौन कौन से हार्मोन होते हैं। ये आपके लिए होमवर्क में है, एक बार आप इसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आप जो हमारे छोटी आंत है, छोटी आंत के जो सिक्रीशन है, उनके बारे में एक बार रीड करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।